वेलकम बैक। और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सहाफी मार्क सेगल का जो वीडियो बयान रिकॉर्ड हुआ है। फवाद साहब, प्रोग्राम के आगाज में मैंने कहा कि बेनजीर भुट्टो कत्ल केस के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है, तो कहना चाहिए मुझे ये पेशरफ्त है उनका वीडियो बयान, या बस ठीक है ये एक आगे बढ़ा है? मार्क सेगल साहब कौन हैं, कहाँ रहते हैं? ये इंटरेस्टिंग बात की आपने। पहली बात तो ये है कि एक अमेरिका में चूंकि आपको पता है लॉबिंग फर्म्स हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स भी उनकी लॉबिंग करती हैं अमेरिका के ताकतवर हलकों में। और जो मार्क सेगल साहब हैं, इनकी फर्म है लॉक लॉर्ड स्ट्रैटेजीज। तो ये जिनके बिहाफ पे लॉबिंग कर रही हैं उनसे पैसे लेते हैं, और पाकिस्तान जो है 2011 तक $1 मिलियन साल का जो है वो मार्क सेगल साहब को देता रहा है। और मार्क सेगल साहब पाकिस्तान के लॉबियस्ट थे वाशिंगटन में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अभी भी ये जो है वो लॉबियस्ट थे, और बेनजीर भुट्टो शहीद की जब हुकूमत थी तब भी जो है ये लॉबियस्ट थे। 30 साल पुराना ताल्लुक है उनका बीबी शहीद से, भुट्टो फैमिली से। और ये जो लॉक लॉर्ड स्ट्रैटेजीज है, ये पाकिस्तान के लॉबियस्ट रहे हैं वाशिंगटन में बहुत तवील अरसे तक। आज जो उन्होंने बयान दिया है, आपको याद होगा कि पहले इन्होंने इनकार कर दिया पाकिस्तान आने से, और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आकर ये बयान जो है रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा। इस बयान की परवेज मुशर्रफ साहब के केस के लिए क्या अहमियत है, जिस तरह फरा बात कर रही थी, वो ये है कि जब बेनजीर भुट्टो की जो शहादत है उसमें एक जो इल्ज़ाम है वो ये है कि जी आपने सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की, और बेनजीर भुट्टो की जो शहादत है वो इसलिए मुमकिन हो गई कि आपने वहां पे उनको मुआवनत का इख्तियार किया, मुआवनत की आपने। तो ये प्रोसिक्यूशन विटनेस है, ये प्रोसिक्यूशन विटनेस है बुनियादी तौर के ऊपर। इनके लिए जो है वो रिलैक्सेशन ये की गई है कि इनको वाशिंगटन से ही कहा गया है कि आप बयान दे दें। ठीक, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज्यादा ऐसे ना हो। आपको याद होगा हुसैन, लेकिन कानून में अलाउड है ये सेक्शन जो कानून शहादत ऑर्डर में। अब हम ये कहते हैं कि जी मॉडर्न डिवाइसेस जो हैं उनको जो है वो किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, और उसके जरिए जो है वो बयान जो है वो हो जाए। लेकिन बहरहाल हो गया। बात उन्होंने कोई फ्रैंकली नई नहीं की है, ये वही बातें हैं जो पहले से आ रही हैं। इसी का इल्जाम पहले जरदारी साहब भी बहुत दफा तकरीबन यही बात जो है वो कर चुके हैं। अब मार्क सेगल साहब भी जो है उन्होंने भी तकरीबन वही बात रिपीट की है। ये बात कि परवेज मुशर्रफ साहब ने बेनजीर भुट्टो शहीद को ये कहा था कि उनकी यहाँ पर जिंदगी महफूज नहीं है, और अगर आप अभी आती हैं तो महफूज नहीं है, ये कोई एक ऐसी बात है जिसको कोई भी डिनाई नहीं करता। खुद परवेज मुशर्रफ साहब भी ये इस चीज को डिनाई नहीं करते। ठीक है, तो वो सुन लेते हैं जो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था। इस हवाले से अगर हमारी टीम ने रेडी कर लिया हो परवेज मुशर्रफ साहब का वो बयान, जिसमें किसी हद तक जो है वो इशारे मिले थे हमें। I was the one who got an information. I was told by some leaders in the Gulf. Myself, I was told. An emissary was sent to tell me that there is a threat on her. I personally rang her up and I told her there is a threat on you. You must understand. And if you don't believe me, believe this. And I named the person. She didn't listen to me. परवेज मुशर्रफ साहब का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने रोका था कि आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है, और बीबी शहीद का भी जो बयान था उस मौके पर वो हम सुन लेते हैं। आइए आपको सुनाते हैं। कहना चाहता है कि आप पिंडी ना जाएं, क्योंकि आपके पीछे खुदकुश आएंगे। मुझे कहा जाता है कि आप रावलपिंडी ना जाएं, कराची ना जाएं, क्योंकि खुद को आएंगे। इनको मालूम है कि खुदकुश दाखिल हो रहे हैं, तो खुदकुश को क्यों नहीं गिरफ्तार करते? तो वही बात दोनों जगह थी कि मत आए, जान को खतरा हो सकता है। यही बात अब हमारे सामने आ रही है। लेकिन चौधरी साहब ये बहुत सिंपल वर्जन है। ये कम्युनिकेशन ड्रॉप करते हैं, कम्युनिकेशन सुनते हैं दहशतगर्दों की, और फिर जो उनके टारगेट, पोटेंशियल टारगेट होते हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ये इतना आसान काम नहीं है कि अगर किसी इदारे ने कम्युनिकेशन सुन ली है तो वो जाके उसको पकड़ भी सकते हैं। अच्छा, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ हुआ क्या पूरी, आपको थोड़ा, और बहुत सारे नाज़रीन भी जो है शायद ये कहानी पहले ना आई हो। मुझे फर्स्ट हैंड भी पता है, और मुझे उन तमाम कैरेक्टर्स के साथ मेरी जो है वो मुलाकात भी है, और मैंने फर्स्ट हैंड आप कह सकते हैं कि मैंने ये कहानी जो है वो सुनी है। सबसे पहले क्या हुआ डॉक्टर साहब के सितंबर 2007 में मुत्तहिदा अरब अमारात की जो एजेंसी है उसने
टिप किया, हमारे डीजी इंटरनल थे जनरल नुसरत नईम, उनसे उनकी मुलाकात हुई, यहाँ के जो स्टेशन कमांडर होते हैं उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा जनरल साहब को कि जी यूएई की एजेंसी ने कहा कि हमारी इत्तलात ये हैं कि अलकायदा ने बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट करने का प्लान बना लिया है, उसामा बिन लादेन उसके पीछे है या अयमन अल ज़वाहिरी है या जो भी है, अलकायदा की क़यादत जो है उन्होंने ये कम्युनिकेशन कर दी है और अब उनकी असैसिनेशन का प्लान तैयार हो रहा है, आप बेनजीर भुट्टो को इन्फॉर्म करें। उस वक्त बेनजीर साहिबा कहां थी? बेनजीर साहिबा उस वक्त बाहर थी, दुबई थी सितंबर में जी। अच्छा, अब जो डीजी इंटरनल थे उनका जो काम होता है, उन्होंने एसओपीज फॉलो किए, उन्होंने अपने सीनियर को बताया, उसके बाद जनरल इशफाक परवेज कियानी जाते हैं दुबई और उनकी मुलाकात, वो डीजीआईएसआई नहीं डीजीआईएसआई नदीम ताज साहब थे, लेकिन ये सारी जो कम्युनिकेशन है ये उस वक्त ये कर रहे थे, मेरा ख्याल है सितंबर 2007 में जनरल परवेज कियानी थे डीजीआईएसआई, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, 12 इशफाक परवेज कियानी साहब जो है ये दुबई जाते हैं और ये बेनजीर भुट्टो शहीद से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि यूएई ने, सऊदी अरब ने और सीआईए तीनों ने ये कंफर्म कर दिया है कि अलकायदा ने आपकी असैसिनेशन प्लान की है, और जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुई थी, ये कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुई थी, ये करैक्टर्स जानना एक अलहदा काम है, कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करना अलहदा काम है। और जनरल कियानी ने भी बीबी को कहा कि इन हालात में जिस तरह से आप जाके एक फुल फ्लैज कैंपेन करना चाह रही हैं, आप ना करें, मुमकिन नहीं होगा, आप अपनी जो एक्सपोजर है, पब्लिक एक्सपोजर है, उसको लिमिट करें। और ये उसके बाद, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि परवेज मुशर्रफ साहब ने, जिस तरह आपको कहा, परवेज मुशर्रफ साहब ने बीबी को कॉल की और परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा बीबी को कि जिस तरह से आप आना चाह रही हैं आप नहीं आए, ये मामलात हैं, और अगर आपको मेरा यकीन नहीं आ रहा तो उन्होंने फ्रैंकली रेफर किया कि आप अमेरिका में आप बात कर लें। जो बाइडन जो थे वो भी उस वक्त काफी बीबी के करीब थे, और जो वजीर खारजा थी अमेरिका की, आप उन्होंने कहा आप उनसे बात कर लें और उनसे पूछ लें कि आपका क्या मामला है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सीआईए ने बेनजीर भुट्टो को डायरेक्टली कम्युनिकेट किया ये खतरा, उन्होंने अलकायदा का उन्होंने कहा कि वो तो चूंकि वहां पे परवेज मुशर्रफ हैं, परवेज मुशर्रफ से बीबी के ज़ाहिर ताल्लुकात बहुत बुरे थे, उन्होंने कहा उनकी बातों को उन्होंने यकीन नहीं करना, तो आप खुद बता। अच्छा, उसके बाद जो सीआईए है उन्होंने बीबी को कम्युनिकेट किया, गालिबन यूएई की जो सीक्रेट एजेंसी है उनके सरबराह की भी मुलाकात हुई बीबी से दुबई में, और उन्होंने भी यही खतरा बीबी को कम्युनिकेट किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ कि आईएसआई में और बीबी में राब्ते का जरिए थे रहमान मलिक साहब। रहमान मलिक साहब यहां मिलते थे और यही वो वक्त था जब उनकी दोस्ती भी हो गई जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब से, बाद में तो काफी गहरी रही। तो वो कम्युनिकेट करते थे बीबी को ये आईएसआई की सारी बातें, डायरेक्शंस के ये हैं वो हैं। 26 दिसंबर को 27 को बीबी का ये हादसा हुआ है जिसमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन हुई, शहादत हुई बीबी की। 26 दिसंबर की रात को जनरल नदीम ताज उस वक्त डीजीआईएसआई बन गए थे। इशफाक परवेज कियानी साहब आपको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हुए थे। ये मिलते हैं बीबी को यहां रावलपिंडी में, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ताज, और उन्होंने बीबी को यह कहा कि हमें मर्दान में भी आपके पीछे खुदकश हमलावर थे, वहां पर बचत हो गई है, अब हमारी कंफर्म इतला है कि ये लोग यहां पर आ गए हुए हैं, और ये उनकी बुनियाद जो थी वो टेपें थी जो बाद में ब्रिगेडियर चीमा ने सुनवाई भी, आपको याद है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और वो सारा हो गया। अच्छा सर, मेरे ज़हन में जो सवाल चौधरी साहब उठ रहा है वो ये है कि क्या रियासत इस काबिल नहीं थी कि अपने एक शहरी का तहफ़्फ़ुज़ कर सके अलकायदा के खिलाफ? शहरी नहीं, बेनजीर भुट्टो तो बहुत बड़ी लीडर थी, ये तो फेलियर था ना रियासत का। ये आप कह सकते हैं कि उनका फेलियर था, लेकिन बेनजीर भुट्टो से आपको पता है कि पहले 2 हमले तो परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर हुए थे और वो भी बाल ही बचे थे उसमें। अगर वो तो किस्मत से थी उनकी कि वो गाड़ी के अंदर थे, फर्क तो यही था कि परवेज मुशर्रफ साहब गाड़ी के अंदर थे, वो बच गए, बीबी जो है वो एक्सपोज थी, वो नहीं बच सकी, वरना रियासत में या वो बाकी मामला तो आपके सामने है, वो नहीं चला सके। अच्छा, ये जो वाकया है कि डीजीआईएसआई 26 तारीख को बीबी को मिले और उन्होंने उनकी बिल्कुल बाकायदा मिन्नत की कि आप नहीं जाएं, ये सुहेल बड़ाइच साहब ने अपनी किताब कातिल कौन, जो सुहेल बड़ाइच साहब बड़े इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, उनका जो है उन्होंने बाकायदा जो है वो अपनी किताब में भी कोट की है, और उन्होंने ये कहा है कि डीजीआईएसआई नहीं चाहते थे कि बीबी वहां पे जाए। लेकिन मसला यह था कि बीबी के जो एक तो आप देखना, एक तो यह है कि जो इनर हल्का है एक, वो समझता था कि बीबी को इलेक्शन कैंपेन से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, और वो ये समझते थे कि अगर बीबी ने इलेक्शन कैंपेन नहीं की तो पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन हार जाएगी, पीएमएलक्यू इलेक्शन जीत जाएगी, लिहाजा
एक तो बीबी का अपना भी यही ख्याल था, क्योंकि एक तो मिसट्रस्ट बहुत था परवेज मुशर्रफ साहब के साथ और उस हुकूमत के साथ, और दूसरा उनका इनर हल्का जो था वो भी चाहता था बेनजीर को कि वो जाएं और वो जाके ये बात करें। अब ये जो बयान है आज इनका मार्क सेगल साहब का, ये बयान इसी तमाम वाकयात की एक रीअफर्मेशन है बुनियादी तौर के ऊपर। और ये बयान अगर आप ये कहें कि इससे कोई केस की बहुत कोई नोयत तब्दील हो गई है या उसका रुख तब्दील हो गया है, बहुत मुश्किल है। ये एक बैकग्राउंड था जो सारे का सारा है और जो वही उन्होंने आज अपने सामने रखा। अच्छा, तो बेनजीर साहिबा और उनका एक हल्का, उनके करीबी हल्का जो है वो ये सोच रहा था कि ये सियासी हिकमत अमली है मुशर्रफ के हवाले से, वाकई में कोई थ्रेट नहीं है उनकी जिंदगी को। वो समझते थे कि शायद इतना नहीं है, इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, और उनका ख्याल था कि अगर बेनजीर भुट्टो जलसों से खिताब नहीं करेंगी, मुश्किल भी हो जाता है अगर हम आप उस नुक्ता नजर को लें, और अगर बीबी कंपेन नहीं करें, अब जैसे बिलावल भुट्टो कंपेन नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी की, तो आप देखें पीपल्स पार्टी कितनी रिड्यूस हो गई है, कितनी श्रिंक हो गई है। लेकिन रियासत की जिम्मेवारी तो बनती है ना कि वो बेनजीर जैसी एक इतनी बड़ी लीडर की हिफाजत करे। अगर वो कहीं जाना चाह रहे हैं उसमें नाकामी तो नजर बुरी तरह नाकाम हुई, लेकिन रियासत फिर ये जिम्मेदारी जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब के अपने मुतल्लिक भी करने से नाकाम रही। और भी आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी असैसिनेशंस हुई, अब भी असैसिनेशंस हो रही हैं। सलमान तासीर साहब उसके बाद पीपल्स पार्टी के अपने दौर में जो है वो हलाक हो गए, शहीद हो गए। उसके बाद शहबाज भट्टी साहब जो है उनको यहाँ पर जो है वो असैसिनेट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे और आप देखें इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब के दोबारा जो है वो शहीद हो गए। सो ये तो एक मामला है जो काफी ट्रिकी है। पीपल्स पार्टी की तरफ से शायद ये गलती हुई कि उन्होंने सुनी नहीं बात खुफिया इदारों की। और सही, तो आगे बढ़ते हैं और अब आलमी मंजरनामे पे भी नजर डाल लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का डॉक्टर साहब इजलास जारी है और गुज़िश्ता रोज जो है वो काफी धुआंधार वजीर आजम की जानिब से तकरीर की गई और फॉर्मूला भी। डॉक्टर साहब अगर गुज़िश्ता रोज की तकरीर को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें और उसके बाद आज जो वजीर बराए खारजा उमूर भारत की उन्होंने गुफ्तगू करनी है उस हवाले से मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है उनका खिताब बस होने ही वाला होना चाहिए, बिकॉज आज 16वें नंबर पे उनका जो है वो सुमिता शंकर हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी एडिटर इंचार्ज बराए खारजा उमूर इंडिया टाइम्स। जी समिता आप हमारे साथ हैं? जी समिता, अभी अब से कुछ देर बाद सुषमा स्वराज जो हैं वो बात करेंगी जनरल असेंबली में, और कल आपने नवाज शरीफ साहब की तो बातचीत सुनी ही होगी। क्या लगता है आपको, क्या वहां पर माहौल है? हिंदुस्तान का जो वफद है वो क्या सोच रहा होगा? सुषमा स्वराज क्या सोच रही हैं और इंडियन मीडिया क्या सोच रहा है? देखिए, जहां तक सुषमा स्वराज के स्पीच का सवाल है जनरल असेंबली में, वो अब से कुछ देरी में जो है शुरू होने वाला है। 1:30 से 2 बजे का वक्त दिया गया था लोकल टाइम। और उनकी अब नवाज शरीफ की स्पीच की अगर हम बात करें, उसके तुरंत बाद अब जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से बाकायदा रिजॉइंडर्स दिए गए थे। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं विकास स्वरूप, उन्होंने ट्विटर पर काफी सारे रिएक्शंस डाले थे जिसमें 2-3 चीजों का हवाला दिया गया था। कहा गया था कि जो कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को डीमिलिटराइज करने की बात कर रहे हैं, वो अपने फौजियों को वहां से हटाने की बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के लिए। जो 4 पॉइंट फॉर्मूला दिया, दरअसल इसमें कोई नई बात नहीं है और यहाँ पाकिस्तान को जरूरत है कि वो अपने अंदर से दहशतगर्दों को हटाए, ना कि डीमिलिटराइजेशन की बात करे। साथ ही साथ जो उंगली उठाने वाली बात हुई थी उसमें भी भारत की ओर से हमने रिएक्शन देखा था। उनका कहना था कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात है वो उसकी अपनी गलतियों की वजह से है, उसमें इंटरनली झांकने की जरूरत है। आपका ख्याल है कि तकरीबन कमोबेश यही गुफ्तगू करेंगी सुषमा स्वराज भी? देखिए, सुषमा स्वराज के जहां तक स्पीच का सवाल है, हमें जो बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान सेंट्रिक स्पीच नहीं होने वाला है। नवाज शरीफ का जो स्पीच था वो इंडिया सेंट्रिक था, कश्मीर सेंट्रिक था, लेकिन पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं करना चाहिए। नहीं, नवाज शरीफ साहब की तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो खैर उन्होंने बहुत सारे इश्यूज और भी कवर किए, सीरिया को भी कवर किया, एनवायरमेंट को भी कवर किया, एनवायरमेंटल इश्यूज तक। 60% स्पीच कम से कम जो है कश्मीर और इंडिया पर फोकस करके था। लेकिन जो यहाँ पे जिस बात का जिक्र हो रहा है कि वो सुषमा स्वराज बात आतंक की करेंगी, दहशत की करेंगी, पाकिस्तान का रेफरेंस भी रहेगा, लेकिन ज्यादातर जो है ग्लोबल कंसर्न में, ग्लोबल रिलेशन में जिस तरीके से टेरर अभी प्ले आउट कर रहे हैं, अलग अलग जो हालात हैं, उस पर ज्यादा जोर दिया। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सियाचिन से कम हमें अपनी फौजें जो है वो डीमिलिटराइज कर दें आप उसको, उसके ऊपर तो इंडिया ने कोई रिएक्शन अभी तक नहीं दिया।
देखिए, ये सियाचिन का जो मसला है ये भी कोई नया पॉइंट फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला आप परवेज मुशर्रफ जब अपना आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शंस को आगे बढ़ा रहे थे, उस दौरान भी इस पॉइंट को रखा जा रहा था। काफी सालों से लगातार जो है बैक चैनल में भी ये मसला सामने आया है। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में पोजीशंस दरअसल हार्डन हुई हैं। हालांकि ये गलतफहमी काफी बार मीडिया में देखने को मिली, कहा जा रहा था कि सियाचिन जो है लो हैंगिंग फ्रूट है, लेकिन उसके उलट जो है दरअसल सियाचिन को लेकर यहाँ क्योंकि भारत का ये मानना है कि भाई आप तब तक उस पोजीशन को, वो एक स्ट्रेटेजिक हाइट है 1984 के बाद से जहां पर भारत मौजूद है, और अब वहां पर भारत की फौजियों की उतनी जाने भी नहीं जाती हैं। वो लोग वहां एक्लिमेटाइज भी हो चुके हैं, वहां पाइप्स वगैरह भी डाल दिए गए हैं फ्यूल के लिए। तो उनका कहना है कि उस स्ट्रेटेजिक हाइट से तब तक फौजों को नहीं हटाया जा सकता जब तक कि अश्योरेंसेस ना हो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सियाचिन वाले मसले को लेकर कोई भी बात इस वक्त बनती हुई नजर आई। आपको जाती तौर पे कुछ महसूस नहीं होता जो 4 नुकाती एजेंडा फॉर्मूला दिया है वजीर आजम साहब ने, उसमें काफी सारी ठोस तजवीज भी शामिल? देखिए, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है, क्योंकि मैं इंडिया पाकिस्तान टॉक्स को चूंकि पिछले लगभग 10-12 सालों से कवर कर रही हूँ, उसमें मुझे नई बात नजर नहीं आ रही है। बातें काफी पुरानी पॉइंट है। हालांकि डीमिलिटराइजेशन वाली बात नहीं लग रही, डीमिलिटराइजेशन वाली बात कि नवाज शरीफ कल जब बात कर रहे थे जनरल असेंबली में, एक तरफ कश्मीर और भारत का मसला उठाया था, लेकिन टोन एंड टेनर जो था उनका वो मैच्योर्ड जरूर था, वो अग्रेसिव नहीं था। ये मैं जरूर क्रेडिट दूंगी नवाज शरीफ को। तो वो शायद एक ग्लोबल मोर्चे को भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, संदेशा देने की कोशिश कर रहे थे कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है वो चाहते हैं। लेकिन भारत का मैं आपको रिएक्शन बता रही हूँ, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लगता है कि ऊफा के बाद जिस तरीके से ऊफा स्पिरिट का कोलैप्स हुआ है, फिलहाल री एंगेजमेंट की जो है इमीडिएटली कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। लेकिन समीता, ऊफा में तो देखें पाकिस्तान के जो सरताज अजीज साहब ने, हमने तो यही तय किया था कि तमाम एजेंडा, अगर आप एजेंडा ना रखें तो वो सरताज अजीज साहब वहां जाते, वहां बात हो जाती, और अब तक तो डीजीएमओज की मीटिंग भी शायद हो चुकी होती। काफी ज्यादा अगर इंडिया ने इतना जो स्टबन स्टैंड ना होता इंडिया का, तो शायद ये मीटिंग्स आगे चली गई होती। और आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो इस दफा आके जनरल असेंबली में भी उन्होंने बातचीत नहीं की है, ज्यादा वो ड्रामे पे यकीन रखते हैं मुझे लगता है नरेंद्र मोदी साहब सब्सटेंटिव कामों के बजाय? देखिए, ड्रामा तो मुझे लगता है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरफ से होता है, और सिर्फ पपियां झपियां पा लेने से ही रिश्ते सुधर जाएं ये भी जरूरी नहीं। अब नरेंद्र मोदी अगर नवाज शरीफ से मिल भी लेते, यहाँ यूएनजीए में पिछले कुछ महीनों में जमीनी हालात कुछ भी नहीं बदला है ऊफा से लेकर अब तक। मुझे लगता है फिर वही होता कि मीडिया में सुर्खियां बनती, मीडिया में ज्यादा चर्चाएं होती, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता कि भाई दोनों नेता मिल रहे हैं, लेकिन आउटकम्स क्या कुछ हो रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर दोनों देशों को, दोनों मुल्कों को जो जरूरत है कि बैक चैनल्स को अपने वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक वो मीडिया सर्कल हो या ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्लिकेशन हो, उसमें फंस कर रह गई है। भले ही पॉलिटिकल लीडरशिप आकर बयान दे कि वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और उससे निकलने के लिए सिर्फ जो कस्टमरी या जो फोटो ऑफ के लिए हैंडशेक है या हग है, पप्पियों जफ्फियों पे ना रहे आप कह रही हैं। थैंक यू भाई मत समीता, और काफी तफसीलन बात हुई। क्या होने वाला है ये तो अभी थोड़ी ही देर में स्पीच भी उनकी आने वाली है और उस बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक पे से जब वापस आएंगे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के हिस्से में भी हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास जारी है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया था और कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर को शहरक समझता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। सैयद अली गिलानी साहब हमारे साथ कश्मीरी रहनुमा मौजूद हैं, हमारा उनसे राब्ता नहीं हुआ है। जैसे ही हमारा राब्ता होता है उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि वजीर आजम के इस बयान को किस तरह देखा जा रहा है। फवाद साहब, अभी हमारी जैसे समीता से बात हो रही थी, वो कही थी कुछ डिफरेंट नहीं था, पहले भी इसी किस्म की लैंग्वेज रही है पाकिस्तान की जानिब से, कुछ खास उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। नहीं, अप्रिशिएट तो उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जो अपना उनका जो टेनोर था, जो उनका कंडक्ट था प्राइम मिनिस्टर का, वो बड़ा ऑनरेबल था, अग्रेसिव नहीं था। जनरल असेंबली में मेरे ख्याल में खिताब ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन सियाचिन के हवाले से, डीमिलिटराइजेशन के हवाले से कुछ नई तजावीज तो थी। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली है। अब जो समीता कह रही है कि कुछ नहीं था, अच्छा वो थोड़ा वो कह रही है कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में मेरा ख्याल रीट्रीट पहली दफा हुई है, रीट्रीट पहली दफा हुई है जब से परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के बाद ये तजावीज बहुत पीछे चली गई थी। पहली बार जो है वो आगे आई हैं, मुझे ये लगता है। अच्छा, इसके बाद हुआ ये है कि रात को ही कल नवाज शरीफ साहब ने दोपहर अमेरिका के टाइम के मुताबिक दोपहर को वहां पर ये बात की थी
सुबह के सेशन में ये बात की थी, रात को 11:30 बजे इंडियन फॉरेन ऑफिस ने इसका जो है वो पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई जो है वो किया। तो ये जो ये कह रही हैं समिता कि वो इंडिया सेंट्रिक थी, तो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया का पूरा जो फॉरेन ऑफिस है वो पाकिस्तान सेंट्रिक जरूर है ये मुझे लगता है। ठीक है, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज जो वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ का खिताब था और अब जो भारत का मौक़िफ़ सामने आने वाला है, कुछ ही देर में खिताब करेंगी, और इसी हवाले से बात कर लेते हैं। मसूद खान साहब साबिक पाकिस्तानी सफीर हमारे साथ मौजूद है। बेहद शुक्रिया मसूद खान साहब। अभी हमारी कुछ देर पहले इंडियन जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, वो कही थी कि कुछ नया नहीं था, आप किस तरह देख रहे हैं? गुज़िश्ता रोज की पहले बात कर लेते हैं, वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ का जो खिताब था जनरल असेंबली से, उसमें कई नई बातें थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर एक मरतबा फिर जोर दिया है कि रायशुमारी करवाई जाए, क्योंकि अगर रायशुमारी नहीं करवाई जाएगी तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की मुसलसल नाकामी का एक सबूत है। दूसरे, उन्होंने ये जो 4 नुकात दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि इनके ऊपर आसानी से अमल दरामद किया जा सकता है, और ये बात दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर जो 2003 का हमारे दरमियान सीज़फायर का मुआहिदा है, उसे एक बाज़ाब्ता शक्ल देने की जरूरत है और उसके एहतराम की जरूरत है। अनमौक़िफ़ मौजूद है, लेकिन एक किस्म का मुअत्तल है, क्योंकि उसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। जो अक़वाम मुत्तहिदा का मुबस्सर मिशन है, उसे हमने कहा है। लेकिन मसूद साहब, इस बार तो मामला इतना खराब हुआ है कि सारे सिविलियंस जो हैं उनकी जाने जा रही हैं, खुसूसन वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, सियालकोट बॉर्डर के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा हुआ। ये इस 2003 के बाद तो इतना शदीद कभी हुआ ही नहीं है। ये दुरुस्त है, और हिंदुस्तानी फौज दानिस्ता तौर पर कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत रोबस्ट रिस्पॉन्स देंगे, और इसी वजह से बगैर इश्तियाल के बाद वक्त फायरिंग शुरू कर देते हैं और फायरिंग का तबादला होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत से तज्जिए हो रहे हैं, हिंदुस्तान असल में बौखला गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है, अगर आपने देखा हो कि वज़ीर आज़म का लहजा बहुत नफातुल्ला, बहुत मुतवाज़न, बहुत माकूल तजावीज़, लेकिन हिंदुस्तान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उसमें तकरीबन मतलब खुल के गालियां नहीं दी, लेकिन वो बहुत ही उन्होंने ऐसी गलत जबान इस्तेमाल किया। दूसरे ये है कि वो 2 मौज़ूआत से बच रहे हैं। एक ये है कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर दहशतगर्दी का जो इल्जाम लगाया है, खासतौर से उनके एक स्टेट एंटिटी के ऊपर, उसका कोई वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ना मिलने के लिए तैयार है, ना शवाहिद लेने के लिए तैयार है। लेकिन मसूद साहब, हम कुछ अरसे से सुन रहे हैं कि उनके हवाले से एविडेंसेस जो हैं वो दिए जाएंगे, लेकिन वो कोई मामला सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो दी जाएंगी। वो उसमें अक़वाम मुत्तहिदा में जो ज़ाब्ता होता है या तरीक़ाकार ये होता है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल और सेक्रेटरी जनरल को खत भेजते हैं, या प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली को भी भेज सकते हैं, और सरताज अजीज साहब ने कहा कि वो ऐसा करेंगे। वो शवाहिद हमारे पास मौजूद है, किसी किस्म की कोई झिझक नहीं पाई जाती कि वो शवाहिद हम अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पर हम वो शवाहिद हिंदुस्तान को देना चाहते थे और उसे कहना चाहते थे कि ये सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो मौका नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने वो मुज़ाकरात मनसूख कर दिए थे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान हर तरीके से अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बैनुल अक़वामी बिरादरी में ये चीज छुपी नहीं रहेगी कि हिंदुस्तान एक तरफ कश्मीर पे जुल्म और सितम ढा रहा है, वहां उसकी जो अफवाज हैं वो हकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मसूद साहब, ये बताइएगा कि आप यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान के सफीर जो हैं वो रहे हैं। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी तकरीर जो है वो स्किप कर दी ताकि उनकी बारी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सबसे पहले आ रही थी, तो उन्होंने अपनी तकरीर स्किप कर दी ताकि सुषमा स्वराज जो है उनको तकरीर का मौका मिले और वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद कर सके। आप क्या कहेंगे इस पे? इसमें मुझे नहीं मालूम कि उनकी इतनी बारीक सोच थी। मुमकिन है कि उनका कोई कैलेंडर इस किस्म का हुआ हो। एक मतलब वो इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब कर चुके हैं, क्योंकि 150 से ज्यादा लीडर्स की एक सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने खिताब किया। लोगों ने हिंदुस्तानी अखबारात में तबसरा किया कि बहुत फुसफुसा और फीका सा उनका खिताब था, और वो नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जोशीले अंदाज से खिताब करते रहते हैं वो नहीं था। दूसरा ये मौका था, और इसमें ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, शायद उन्होंने ये सोचा हो कि पाकिस्तान के साथ तू मैं ना हो तो बेहतर है, और सुषमा स्वराज जो कि एक जूनियर लेवल है उसके ऊपर कोई जवाब आ जाए। अब मुझे ये मालूम नहीं कि सुषमा स्वराज क्या कहेंगी। उन्होंने अपने तमाम जो ऑफिशियल थे उनको अनलीश किया हुआ है हिंदुस्तान से, उनके दफ्तर खारजा का तर्जुमान, और जैसा कि आपने खुद जिक्र किया था यहाँ जो
एंकर पर्सन है, उन्होंने अपने तारुफी जुमलों में कहा था कि वहां उन्होंने जवाब दे दिया है, वहां उसको राइट ऑफ रिप्लाई कहते हैं जनरल असेंबली में, उसमें कोई नई बात नहीं है। उसमें सिर्फ यह है कि उन्होंने हमारी तजावीज के बारे में कोई बात ही नहीं की, उन्होंने यकसर हमारी तकरीर को और हमारे नुक्ता और हत्ता के मसूद साहब जो मुज़ाकरात हैं, जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उन पर शुरू होने चाहिए, बातचीत शुरू होनी चाहिए, उसके ऊपर भी इंडिया जो है वो मोदी साहब की हुकूमत जो है वो पीछे हटती नजर आ रही है, बिल्कुल वो इसके ऊपर भी नहीं आ रहे। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा से हिंदुस्तान की क़यादत सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, पहले भी बहला फुसला के हमें वापस लाए थे और कहा था कि बायलैटरल सतह पे मुज़ाकरात होने चाहिए, दो तरफा मुज़ाकरात होने चाहिए। अब कोई 43-44 साल हो गए हैं हिंदुस्तान का ये ड्रामा चल रहा है, वो दो तरफा मुज़ाकरात कभी शुरू नहीं होने देते और उनको सबोताज कर देते। तीसरा रास्ता जो है इस सिलसिले में हिंदुस्तान के नुक्ता नजर से वो स्टेटस को है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा दो तरफा मुज़ाकरात या स्टेटस को, उनके लिए स्टेटस को बेहतर है और वो हर हीले बहाने से, हर हरबे से स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं और कश्मीर पे जो उनका तसल्लुत है उससे किसी सूरत में दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। मसूद साहब, अभिषेक सिंह साहब ने कहा है कि वजीर आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म जो है वो उसका गलत इस्तेमाल किया है, मिस यूज किया है। मैं समझता हूँ कि वो अक़वाम मुत्तहिदा से वाकिफ नहीं है या अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली का इजलास कभी उन्होंने नहीं अटेंड किया, क्योंकि अभी जो है मैं तकरीर सुन रहा था बेंजामिन नेतन्याहू की, उसके अलावा और बहुत सी तकरीरें हो रही हैं, दुनिया भर के जो लीडर हैं वहां आते हैं, तो वो एक तो अपना विजन बताते हैं बैनुल अक़वामी बरादरी को, और दूसरे इलाके में जो मसाइल हैं अमन और सलामती के हवाले से उनका जिक्र करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर देख लीजिए, वो अमन और सलामती से मुताल्लिक है और उसके 3 मेरा ख्याल है बुनियादी फराइज बनते हैं कि अमन और सलामती, दूसरा ये है कि माशी तरक्की और तीसरा हुकूक इंसानी का एहतराम। तो इन मसाइल को हर साल हर रहनुमा उठाता है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सलामती की सूरत हाल बहुत मखदूश है और यहाँ जो है एक हेयर ट्रिगर सिचुएशन है। तो ये कहना कि वो प्लेटफॉर्म मुनासिब नहीं था, उनके लिए दिल्ली मुनासिब नहीं है, इस्लामाबाद मुनासिब नहीं है, न्यूयॉर्क मुनासिब नहीं है, और बताएं कि कौन सी जगह मुनासिब। अच्छा मसूद साहब, दोबारा से ये जरा क्लैरिफाई कर दीजिए कि जो हमारे पास शवाहिद हैं इंडियन इन्वॉल्वमेंट के पाकिस्तान टेरिटरी के ऊपर, वो फाइनली उसका डोजियर जो है वो यूनाइटेड नेशन के चीफ को दे दिया जाएगा? यूनाइटेड नेशंस के चीफ को एक मतलब चैनल होता है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले, उसके प्रेसिडेंट के हवाले किया जाता है और इसको कहा जाता है कि इसको एक सरकारी डॉक्यूमेंट के तौर पर सर्कुलेट किया जाए। ठीक। मसूद खान साहब, मुख्तसरन बताइएगा, जब ये डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, शवाहिद दे दिए जाते हैं, उसके बाद आप पाक भारत ताल्लुकात को किस तरह देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि तनाव बढ़ेगा और इसका हिंदुस्तान जिम्मेदार है। हिंदुस्तान एक बहुत मखमसे का शिकार है। एक तरफ वो मसला कश्मीर को दबाना चाहता है, दूसरी तरफ अपने इक़दाम के जरिए मसला कश्मीर को जी दबाना नहीं चाहिए, मसला कश्मीर उभर के आ रहा है। सही। और दूसरी तरफ यह है कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि वो दहशतगर्दी के बारे में उसके खिलाफ जो इल्जामात हैं उनसे कतरा रहा है, उनसे पहलू तही कर रहा है, लेकिन वो इस सिलसिले में बहुत ज्यादा देर तक बच नहीं सकते। अच्छा मसूद साहब, एक और भी दिलचस्प जो है वो डेवलपमेंट है, जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कल बरतानिया के आज बल्कि बरतानिया के जो मेंबरान हैं पार्लिमान के, उनसे मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का दोस्ती का ख्वाह तो है इंडिया से, लेकिन हम अपने जो मामलात हैं उनके ऊपर भी जो है वो सिर्फ पहलू तही नहीं कर सकते। ये भी एक नई बात है कि आर्मी चीफ जो है वो मेंबरान असेंबली से मिल रहे हैं बरतानिया के। नहीं, जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो मेरा ख्याल है कि मुझे अमेरिका का पता है, बरतानिया का मुझे मालूम नहीं है। अमेरिका में बाज़ औक़ात वो जो हाउस या सेनेट की कमेटीज हैं उनसे उनकी मुलाकात होती रहती है और उनकी भी दिलचस्पी रहती है कि वो हमारे फौज के सरबराह से मिले। तो मुझे ये नहीं पता ये नहीं है, लेकिन जहां तक फौज के सरबराह का ताल्लुक है, जनरल राहील शरीफ का ताल्लुक है, उन्होंने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कश्मीर आजादी पाकिस्तान और हिंद का जो उसका एक नामुकम्मल आइटम है, बिल्कुल, और कश्मीर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए और पाकिस्तान
हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ठीक। वो जंग जो है वो मुख्तसर हो या तवील हो, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के अवाम और लोग उसके लिए तैयार हैं। लिहाजा इस सिलसिले में हिंदुस्तान को किसी गलतफहमी में नहीं होना चाहिए और उसे किसी किस्म की मुहिम जोई नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान के सही। बेहद शुक्रिया मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज जो खिताब किया, जामे मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, पाकिस्तान की जानिब से भारत के मौक़िफ़ का इंतजार है। इस हवाले से हम कुछ मजीद बात करेंगे और फिलहाल बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के हवाले से हम बात कर रहे हैं और वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के खिताब के हवाले से बात हुई और उसके बाद वजीर बराए खारजा उमूर भारत की जो है सुषमा स्वराज, वो अब से कुछ देर में खिताब करने वाली हैं। भारत का मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। अगर इस असेंबली के इजलास की बात की जाए तो जो थोड़ा सा हट की बात हुई, अक़वाम मुत्तहिदा में पहली बार फ़लस्तीन का परचम लहराया गया। अमेरिका के शहर वाशिंगटन में ये जो असेंबली का इजलास था, इस दौरान सदर महमूद अब्बास ने तकरीब के दौरान जो है वो रोज गार्डन में ये परचम कुशाई की थी। फवाद साहब, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। वलीद अबू अली साहब फलस्तीनी सफीर हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सलेंसी, सलाम अलैकुम। Alaikum salam. Good evening to everybody. Good evening. And first of all, please accept our congratulations for hoisting first time Palestinian flag in the United Nations. Thank you very much. And please also explain. Occasion, And what is the what's the significance of this event? Well, we are very close to a full recognition of the international community through the United Nations, where Palestine will be fully recognized, inshallah, very soon. Now, how far have we gone as far as the two-nation doctrine is concerned? Well, you know, with this, issue of the Palestinian flag being recognized on the United Nations, we are very much close as Palestinians for the General Assembly of the United Nations to have a full recognition for Palestine as a full member state, and we are very close. From our perspective, it's a very simple, recognition where the international community will recognize Palestine as an independent state, and we will get rid of this occupation, which has been the longest occupation for the last 6-7 decades. Excellency, the president of Palestinian Authority, Mahmoud Abbas, yesterday said that Palestine is no more bound by the Oslo Accord, and it's a time to move forward. And today, Mr. Netanyahu, the Prime Minister of Israel, has severely criticized Iran, and obviously the speech by Mahmoud Abbas. What is your reaction on that? Well, Benjamin Netanyahu himself is fully responsible of the deterioration of the peace talks and peace negotiation. We've been negotiating this Israeli government for the last 2 decades. 20 years of negotiations gone nowhere. And 20 years, the peace process is sponsored by the United States of America, by the European Union, by the Quartet, Russia, United Nations, United States of America, and the European Union, and they never succeeded in pressurizing the Israeli government to accept the conditions which we already agreed on, where an independent Palestinian state must be recognized after 5 years, since 1994, and now it's 20 years. So Benjamin Netanyahu, who is led at the moment by the group of settlers, 6 ministers within his government are settlers, and they are destroying all peace talks. They are responsible of the deterioration of the peace talks for the last 20 years. Sir, how do you think the issue of territorial delimitation would be settled? The issue is, and especially of Jerusalem, Excellency. How will we settle this issue of Jerusalem's territorial limitations? No Palestinian state without Jerusalem as its capital will never, any Palestinian will accept that. We've accepted the maximum where a Palestinian state, an independent Palestinian state on 1967 borders with East Jerusalem as its capital. This is the maximum that any Palestinian can give. Benjamin Netanyahu and the Israelis will never dream to have all the Palestinian territories and to live in peace in this region without recognizing a Palestinian state.
थैंक यू वेरी मच एक्सीलेंसी फॉर योर देखिए, कुछ पेशरफ्त तो हो रही है वो टू नेशंस की तरफ, लेकिन मेरे ख्याल में वो टेरिटोरियल लिमिटेशंस, उनको डिलिमिटेशन, अच्छा थोड़ा सा फलस्तीन के हवाले से बात कर ली, और हमारे साथ सैयद अली गिलानी साहब भी मौजूद हैं, और कश्मीर के हवाले से क्योंकि वजीर आजम ने बात की थी, चल रही हैं जी हाँ, मामला माजरत के साथ यासीन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सप्लेन नहीं कर सके कि जो हमारे जो पैलेस्टीनियन एम्बेसडर जो है उन्होंने फरमाया था। यासीन मलिक साहब हमारे साथ मकबूजा कश्मीर से मौजूद जी बिल्कुल, और हम आपसे जानना चाहेंगे यासीन मलिक साहब, पाकिस्तान कश्मीर को शहरक समझता है, वजीर आजम के इस बयान को कश्मीर में किस तरह देखा जा रहा है? देखिए, जो पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशन में जो स्पीच की, तो उसमें उन्होंने 2-3 जो नुक्ते उगारे पीस इनिशिएटिव्स के हवाले से। एक तो ये कि LOC पे जो है मॉनिटरिंग हो, क्योंकि LOC पे जो फायरिंग होती है तो उसमें आर पार कश्मीरी सिविलियन ही मारे जाते हैं। ठीक। तो उसमें इल्जाम तराशी होती है, हिंदुस्तान कहता है पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान कहता है हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है। उसमें जो नवाज शरीफ साहब ने ये बात की कि इसमें मॉनिटरिंग हो तो देखा जाए कि कौन कर रहा है, मुझे लगता है ये निहायत ही मुस्बत बात है। तो दूसरा ये है कि जो उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के मसले को हल करने की जरूरत है, और उसके लिए जो ये है कि पहले एतमाद साजी हो। यानी ओवरऑल कश्मीर में नवाज शरीफ साहब की तकरीर को सराहा गया है कश्मीरी हलकों में। जी, मैं उसी में बात कर रहा हूँ, अगर आप मुझे बात करने देंगे। जो उन्होंने डिमिलिटराइजेशन की बात की, अगर डिमिलिटराइजेशन हो जाती है तो शायद जो कश्मीरी लोग हैं उनका एतमाद जो है बहाल हो जाएगा मुज़ाकराती अमल पे। नहीं तो कश्मीर में ये आम के हैं कि 68 साल से मुज़ाकराती अमल चलता आ रहा है, ये एक अच्छा खासा टाइम पास प्रोसेस है। अगर डिमिलिटराइजेशन हो जाती है तो फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीरी लोग बैठ जाएंगे तो इस मसले का ऐसा हल निकाले जो तीनों फ्रीकेन के लिए काबिल कबूल हल हो। तो मुझे लगता है, और वो टाइम बाउंड प्रोसेस में मुकम्मल हो, न कि ये प्रोसेस चलता रहे और जिस तरीके से आगे भी प्रोसेस चलता रहे। यासीन मलिक साहब, जरूरत इस बात ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब और राहील शरीफ साहब ने तो बहुत ही जो हमारे आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ तो बहुत ही पीछे कश्मीर कॉज के इस वक्त खड़े हैं। इसका क्या असर हो रहा है कश्मीर के अंदर की स्ट्रगल के ऊपर? देखिए, यहाँ पर स्ट्रगल तो चल रही है। यहाँ पर जुल्म, जबर, फौजी ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल, यहाँ पिछले 4 महीने से तो सियासी सरगर्मियों पे मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, किसी जगह पे जाने नहीं देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जद्दोजहद चल रही है फौजी ताकत के बलबूते पे। इस जद्दोजहद को खत्म करने में नाकाम हुई है हिंदुस्तानी फोर्सेस। लेकिन ये जो अब इंटरनेशनल फोरम में बात हुई है तो उसमें जरूरत इस बात की है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, क्योंकि उनकी वसादत से ही यहाँ पर पुरअमन तहरीक शुरू हुई है। अब उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि अगर आप लोगों ने कश्मीरियों को कन्वीनियंस किया कि पुरअमन तहरीक चला के हम जी अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे इस मसले को हल करने के लिए, आज आप लोग छुप क्यों बैठे हैं? ये जो साइलेंस है इसको क्रिमिनल साइलेंस के तौर पर बेहद शुक्रिया। यासीन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसरन फलस्तीन के हवाले से भी हमने बात की, कश्मीर के हवाले से भी 30 सेकंड्स रह गए हैं। नहीं, फलस्तीन का मेरा ख्याल हम नहीं कर सके थे। वो यासीन मलिक साहब चूंकि उर्दू बोलते हैं तो उनकी बातें तो अज खुद तशरीह आती है। फलस्तीन के एम्बेसडर जो है वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत करीब हैं एक फुल मेंबरशिप के, यानी हमें बतौर मुल्क जो है, अभी तो बतौर मुबस्सर वहां पे हैं, वो कह रहे हैं हमें बतौर मुल्क किया जाएगा। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि यरूशलेम के कैपिटल के बगैर कोई मुमकिन नहीं है फलस्तीनी स्टेट का तस्वुर। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है बिकॉज बाकी दुनिया जो है वो उसको नहीं खरीद वो नेतन्याहू जो है वो काफी स्ट्रांग लगे हैं आज। ठीक है, तो काफी तफसीलन हमने बात कर ली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के हवाले से और बेनजीर भुट्टो शहीद कत्ल केस के हवाले से जो पेशरफ्त हुई इस बारे में भी आपको आगाह किया। इसके साथ ही वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। अपना ख्याल रखिए।